हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जो घटनाचक्र पूर्वालोकन है उसके क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 के, यानी कंपनी एवं ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम, जितने भी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग जो यूपीएस पीसीएस के हो गया, यूपी का बीपीएस एमपीपी से, राजस्थान और छत्तीसगढ़ झारखंड जितने पीसीएस एग्जाम अभी तक आए हुए हैं क्वेश्चन कंपनी एवं ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियमों से संबंधित, वो क्वेश्चन देखें जो आगामी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 और डी चार्टर एक्ट 1833। तो किस में किया गया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो स्थापना कब की गई थी? 1774 में। कब? 1774 में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी कथन सही है? पहला है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। एक ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो कौन है इसके? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की थी, सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, नहीं सही। ये कौन सा? गलत। लेमेस्टर तो कौन थे? एलिजा इम्पे। कौन से? एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो दूसरा गलत है, पहला सही, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, डी गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। इसमें अधिनियम दिए गए हैं। तो देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? पिट्स का अधिनियम 1784, यानी ए का 2। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? नियामक अधिनियम 1773, यानी बी का 1। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, किसको? इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किसके? चार्टर अधिनियम 1813, सी का 3। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833, डी का 4, यानी 2 1 3 4। कौन सा? 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन बी। किसमें? ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, बी जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 1 2 और 3। तो क्या क्या देखिए, 1813 चार्टर एक्ट सही है। जनरल और कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 ये भी सही है। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी, तीनों सही है। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1873 का चार्टर अधिनियम। तो किस में समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है 1813 के चार्टर अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, किसमें? चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। देखिए, 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी 1813 का चार्टर एक्ट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो किस में समाप्त किया था? ऑप्शन सी 1813 के चार्टर एक्ट में। किसमें? 1813 के। नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? क्या देखना है? सही। ऑप्शन ए 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। देखिए, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही है। कब? किसने? 1813 के चार्टर एक्ट में। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा एक अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के क्राउन के अधीन आ गया। एक गलत है। क्या है? 1 और 2। कौन सा है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, बी चार्टर एक्ट 1853, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्या है? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833। क्या चार्टर एक्ट 1833 में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? किसमें? चार्टर एक्ट 1833 में। 1861 में क्या था? अध्यादेश का पालन था। नेक्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। कौन सा? 1861 का। पहला, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 होगी। कितनी? 7। दूसरा, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। तीसरा, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। देखिए, उपर्युक्त कथन में से कौन सा है? कौन से कथन सही है? क्या सही है? ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 2, डी केवल 1। तो देखिए, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 7 है। गलत है। कितनी हुई थी? इस विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक कितनी? 12। ये सही है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। ये भी सही है। यानी 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। कौन सा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। पहला है, इसे 20 जून 1992 को लागू किया गया। दूसरा, कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5। तीसरा, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी केवल 2। तो देखिए, इसे 20 जून 1992 को लागू किया गया था। कब किया गया था? एक गलत है। 20 जून को लागू नहीं किया गया था। 20 जून को शायद स्वीकृति मिली थी। इसको लागू कब किया था? 3 फरवरी 1993 को। कौन सा? कब? 3 फरवरी 1893 को। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5। कितनी थी? 5 नहीं थी। कितनी कर दी थी? सरकारी सदस्यों की संख्या 6 सदस्यों और गैर सरकारी सदस्य कितने थे? 10। कितने? 10 सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ये भी गलत है। तो ये अधिकार नहीं दिया गया था। क्या दिया गया था? परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। क्या दिया गया था? नोटिस। पहले प्रश्न का अधिकार दिया गया था, परंतु प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। पहले नोटिस भेज सकते हैं, इसके बाद प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए तीनों गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बात करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी
भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी भारत शासन अधिनियम 1909। तो कब की गई थी? ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में भारतीय विधान परिषद को बजट पर बात करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। कब? 1892 के अधिनियम में। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था तो किसमें की गई थी? ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909। कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट, 1909 का अधिनियम संबंधित था। ऑप्शन ए पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, बी विकेंद्रीकरण से, सी द्वैत शासन से, डी विधान परिषद से। तो किससे था? ऑप्शन ए पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। किससे? पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से या सांप्रदायिक अधिकार से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसकी? संघीय न्यायालय की। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किससे की गई थी? इसमें से कोई वो नहीं है। कौन सा है इसका आंसर? ऑप्शन डी, इसमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं। कब की गई थी? 1935 के। 1935 के अधिनियम भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1937 में। स्थापना 1937 में की गई थी। 1935 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1935, बी 1937, सी 1946, डी 1947। तो कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन बी 1937 में। कब? 1937 में। प्रावधान किस में किया गया था? कौन सा? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया था। 1937 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? किसमें? केंद्र में द्वैत शासन। ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो किसमें की गई थी? ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैत शासन का अंतर स्थापित किया गया था। किस? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है पहला प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, दूसरा मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, तीसरा केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। क्या सही उत्तर? देखिए, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी, सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, ये गलत है। कब की गई थी? 1909 के में। किसमें? 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया, तो ये भी सही है। यानी 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। तो कौन सा है? ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैत शासन या डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय विधानमंडल को दो सदनों में विभाजन, दूसरा बी 2 सरकारें अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकार को शुरू किया जाना, सी 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, डी प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। तो क्या है आंसर? ऑप्शन डी प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? पहला है न्याय प्रशासन, दूसरा स्थानीय
स्वशासन, तीसरा भू राजस्व, चौथा पुलिस। तो कौन कौन माने गए थे? न्याय प्रशासन, भू राजस्व और चौथा पुलिस। स्थानीय स्वशासन नहीं माना गया था। क्या स्थानीय स्वशासन आरक्षित किसी आरक्षित विषयों के अंतर्गत नहीं माने गए थे। तो 1, 3 और 4 कौन सा सही उत्तर चुनना था? 1, 3 और 4 ऑप्शन सी। 1, 3 और 4 कौन कौन से हैं? देखिए, न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस। और कौन कौन से थे? वित्त था, कौन सा? वित्त, पुलिस, सिंचाई देखा गया। हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत कौन कौन से थे? स्थानीय स्वशासन किसके अंतर्गत था? हस्तांतरित विषय के अंतर्गत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? क्या ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, बी साइमन कमीशन, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो किसने प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। कौन से? भारत सरकार अधिनियम 1919 में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो कब बनाई गई थी? ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। कब? 1919 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ऑप्शन ए 1961 एक्ट, बी 1917 का एक्ट, सी 1919 एक्ट, डी 1915। तो कौन लाया था? ऑप्शन सी 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक्ट के द्वारा द्विसदनीय विधायिका लाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की सम्मति, क्या मताधिकार की संस्तुति, क्या संस्तुति की गई। दूसरा, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? सही सुनना। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो देखिए, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष की अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। एक गलत है। 1935 के एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। ये सही है, यानी दूसरा सही है। केवल ऑप्शन बी केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। क्या यूरोप वासियों से अधिक था? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ये सही है। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ये भी सही है, यानी सी ऑप्शन सी सही। 1 और 2 दोनों सही है। और दोस्तों, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय विधानसभा का के निम्नांकित में से कौन सा ऐसे निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? किसके तहत? 1919 के तहत निर्वाचन केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन हुए थे। ऑप्शन ए 1926, बी 1937, तीसरा 1945। सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन कौन से हुए थे? 1926 का और 1945 का
चुनाव 1919 के अधिनियम के द्वारा हुए थे केंद्रीय विधानसभा के, यानी 1 और 3। ऑप्शन सी। कौन कौन से हुए थे? 1926 की और 1945 की। कब? 1945 के विधानसभा के केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन हुए थे किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1930, बी 1934, सी 1945, डी 1947। तो कब हुआ था अंतिम निर्वाचन? ऑप्शन सी 1945। कब? 1945 का। किसके अंतर्गत? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। और कौन सा हुआ था? 1926 का। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो किसमें? ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम। किसमें? किसमें? ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किसमें? 1935 के अधिनियम में राष्ट्रपति की अध्यादेश की जारी करने की शक्ति है। किसमें? 1935 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? किसका? संवैधानिक निरंकुशता का। ऑप्शन डी 1909 के भारतीय काउंसिल अधिनियम, बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, डी 1947 का भारत सरकार अधिनियम। तो किसमें था? ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम में संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध था। किसमें? 1935 के अधिनियम में। आईएएस प्री 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था ये क्वेश्चन? आईएएस की परीक्षा में प्री 2012 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? कौन सा? शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो किसमें था? ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच के शक्तियों का विभाजन किया गया था। किसमें? 1935 के अधिनियम में। नेक्स्ट, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। क्या? 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। ऑप्शन है एक, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बी अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, सी यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, डी इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। तो क्या नहीं है? देखिए ऑप्शन बी अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। किसको किए गए थे? गवर्नर जनरल को। किसको किए गए थे? गवर्नर जनरल को। यानी ये गलत है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नहीं देखना था, ये सही है। और देखिए इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ प्रावधान था, यह सही था। ये प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत है, ये भी सही है। और प्रांत से द्वैत शासन हटाकर कहाँ के लागू किया था? केंद्र में, ये भी सही है। ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। क्या? एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन। ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम द्वारा, बी 1919 के अधिनियम द्वारा, सी 1935 के अधिनियम द्वारा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसमें था? ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया था और एक संघीय व्यवस्था का गठन किया गया था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी अगस्त प्रस्ताव 1940, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो किसमें था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 में।
नेक्स्ट 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? ऑप्शन ए संघीय विधानपालिका को, बी प्रांतीय विधानमंडल को, सी गवर्नर जनरल को, डी प्रांतीय गवर्नरों को। तो किसको दी गई थी? ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। किसको? गवर्नर जनरल को संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी। किसको? गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम? 1935 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। किसमें? भारतीय शासन अधिनियम 1935 में। ऑप्शन ए अखिल भारतीय संघ, बी भारत संघ, सी संयुक्त भारत, डी भारतीय परिसंघ। तो क्या थी? ऑप्शन ए अखिल भारतीय संघ। क्या थी? भारतीय संघ। क्या थी? भारतीय संघ। फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या थी? फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ। नेक्स्ट निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? क्या महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है 1935 में जो स्वीकार किए गए थे? ऑप्शन ए देश के लिए लिखित संविधान, बी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी एक संघ की योजना पर विचार, डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना। तो क्या नहीं था? ऑप्शन ए देश के लिए एक लिखित संविधान इसका महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं था। कौन कौन थे? विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, संघ की न्याय योजना और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना। नेक्स्ट 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या? गवर्नमेंट। ऑप्शन ए भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बी इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, सी इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, डी इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली गलत है, विभाजन उल्लेखित है, इसकी रियायतें समाप्त हुई ये भी गलत है। कौन सा है? भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? क्या बर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो किसके द्वारा बर्मा अलग हुआ था? ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। कब? 1935 के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था। कौन सा? बर्मा आज समय जो म्यांमार है वो भारत से अलग हुआ था। कब? 1935 में। चलिए दोस्तों देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 जो भारतीय शासन व्यवस्था में कौन कौन से ब्रिटिश ताज और कंपनी के शासन के अधीन जितने भी अधिनियम पारित हुए थे वो जितने भी अभी तक उससे क्वेश्चन संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों में पूछे गए वो सभी हो गए हैं। देखो अगला पार्ट अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।